चलिए आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे कंप्लीट CHN कोर्स। कंप्लीट CHN में भी 2 आवर्स में मेरा जो सोर्स नोट्स है उसके थ्रू हो जाएगा। बाकी कुछ समझ नहीं आए तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज जॉन्स। सॉरी फॉर डिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। कौन है? जॉन स्नो। मॉडर्न फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी कौन से हैं? इनको भी जॉन स्नो कहा जाता है, जॉन स्नो। ट्रू फादर्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ट्रू फादर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन अगर किसी को कहा जाता है तो वो उसको भी कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स। और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन अगर किसी को कहा जाता है तो वो हैं चारक। कौन है? चारक। और फादर ऑफ इंडियन सर्जरी अगर किसी को कहा जाता है तो वो है सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत। और फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको कहा जाता है? कोलेरा को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसको बोला जाता है, इट इज़ अ बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर। इट इज़ एक्सप्रेड विद 1000 लाइफ बर्थ। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द IMR क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ IMR होता है प्रीमेच्योरिटी एंड द प्रीटर्म। क्या होता है? प्रीमेच्योरिटी और प्रीटर्म। ठीक है। MMR की बात करते हैं तो MMR में क्या होता है? सबसे पहले हाँ, तो MMR, यार ये पेन क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, तो MMR मतलब मटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है। यहाँ पे होता है रेशियो। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द MMR क्या है? हेमरेज या PPH जिसको बोला जाता है। इट इज़ अ एक्सप्रेस विथ 1 लाख लाइफ बर्थ। किसके साथ? 1 लाख लाइफ बर्थ के साथ। ठीक है। बेस्ट सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर की बात करें तो किसको बोला जाता है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। 4 टाइप ऑफ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। सबसे पहला लेवल है, लेवल से पहले हम DIDH का फुल फॉर्म पढ़ते हैं। DIDH का क्या बोलते हैं हम? इसका एक D मतलब डिसीज, I मतलब इम्पायरमेंट और D मतलब डिसेबिलिटी, H मतलब हैंडीकेप। तो कोई भी इंसिडेंस होगा, फिर डेफिशिएंसी आएगी, फिर अनेबल टू डू वर्क एंड द इफेक्ट ऑन लाइफ। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 3 टाइप्स के होते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहला प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले प्रिवेंट द इमर्ज ऑफ रिस्क फैक्टर। ठीक है। यहाँ पे रोका जाता है किसको? रिस्क फैक्टर को रोका जाता है। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें क्या मोड ऑफ एक्शन क्या लिया जाएगा? तो मोड ऑफ एक्शन लिया जाएगा इसमें हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा।
और गिव द इंस्ट्रक्शन टू 3 years old चाइल्ड, गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ द 3-year चाइल्ड मेंटेन द सेडेंटरी लाइफ टू प्रिवेंट द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो ये भी किसके अंदर आता है, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ही आता है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंट ऑफ द डिसीज, यहाँ पे किसको करना होता है, प्रिवेंट, डिसीज को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, विद दी प्रेजेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, यहाँ पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन हमें डिसीज को प्रिवेंट करना होता है। मोड ऑफ एक्शन में क्या, हेल्थ एजुकेशन देंगे, इन्वायरमेंटल चेंज कराएंगे, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कराएंगे, हाइजीन रखेंगे, न्यूट्रिशनल चेंज कराएंगे, ठीक है, और न्यूट्रिशन एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को हम बोलेंगे, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन। और कुछ होते हैं प्राइमरी, इस प्राइमरी में ही आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब जैसे कि इम्यूनाइजेशन हम किसके लिए देते हैं, जिससे कि बीमारी ना हो, एक पर्सनल कोई बीमारी, अगर बीसीजी हम दे रहे हैं किसी को तो क्या होगा, उसको टीबी ना हो, ब्लैडर कैंसर ना हो, इस तरह से। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमें पर्सनल प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस की बात करते हैं तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस में हम कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं या फिर मतलब कैंसर से बचने के लिए जो हम प्रोफाइलेक्सिस देते हैं उसको हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। हेलमेट को हम सर पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा हेड इंजरी से बच सके इन केस ऑफ आरटीए। और द कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए क्योंकि हम अगर इन केस ऑफ हम इंटरकेस कर रहे हैं और कहते ना हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है, तब हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ओके, तो आइसोलेशन जो आता है वो आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, और क्वारंटीन जो आता है वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। आइसोलेशन किस में आता है, आइसोलेशन आता है तुम्हारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, और जो क्वारंटीन आता है वो तुम्हारा आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इन दिस लेवल ऑफ द प्रिवेंशन वी यूज टू प्रिवेंट द डिसीज एट द इंसिएंट स्टेज टू प्रिवेंट एंड द चांस टू कन्वर्ट इन कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, यहाँ पे डिसीज प्रेजेंट होती है लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होने से बचाना होता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन में क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। यहाँ पे सबसे पहले उसको डायग्नोस करो और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, ये इसका मोटिव होना चाहिए। तो डायग्नोसिस शुड बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। तो डायग्नोसिस सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए। ऑल द डायग्नोसिस बीपी टू एंजियोग्राफी यानी जितने भी डायग्नोस हैं वो सब किस में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ऑल सेकेंडरी टेस्ट जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे कि टेस्ट पैप स्मीयर है, बीएससी है, टीएससी है। बीएससी क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और टीएससी क्या होता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। और सिंगल वन कैटरेक्ट सर्जरी जो आती है वो आती है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, और बाकी जितनी भी जो सर्जरी आती हैं वो आती हैं टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। केवल सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में कैटरेक्ट नाम की सर्जरी आती है, और जितनी भी मेडिकेशन है, ऑल मेडिकेशन पीसीएम से लेकर के कहते हैं ना कीमोथेरेपी तक, सारी किस्में आती हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल, ये किसमें आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है, द डिसीज एट द एंड स्टेज। यहाँ पे क्या है, डिसीज जो है एंड स्टेज पे प्रेजेंट है। कॉम्प्लिकेशन आर प्रेजेंटेड, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंटेड है। तो क्या यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन क्या लिया जाएगा, मोड ऑफ एक्शन लिया जाएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन। यहाँ पे डिसेबिलिटी को लिमिट करना होता है। ऑल सर्जिकल करेक्शन शुड बी इन्वॉल्व इन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। गूगल्स, आई लेंस एंड द स्पेसिस, जितने भी गूगल्स हम लगाते हैं, आई लेंस वगैरह, सारे किसमें आते हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और जितने भी रिहेबिलिटेशन प्री डिसीज स्टेज में पहुंचाना होता है इसमें। कॉस्मेटिक स्टेज सर्जरी जितनी भी हैं सारी किसमें आती हैं, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। फिजियोथेरेपी किसमें आती है, फिजियोथेरेपी भी आती है तुम्हारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है, ठीक है।
और ब्लड शुगर को अगर हम चेक करते हैं तो वो भी आता है किसमें, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ही आता है। तो डायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ क्या होता है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम कैसे होते हैं, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ओ माय गॉड, हाँ, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस कैसे कैसे फैल सकता है, जैसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, टीबी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जैसे कि एसटीडी, एचआईवी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब कितने कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कौन कौन सी डिसीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी यानी एचआईवी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, और क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट से कौन कौन सी फैल सकती हैं, लेप्रोसी है, स्केबीज है, और कंटामिनेट सोइल से कौन सी फैल सकती हैं, जैसे कि वॉर्म इन्फास्टेशन है, ये कंटामिनेट सोइल से फैल सकती हैं, पेनिट्रेशन इनटू द स्किन एंड द म्यूकोजा, तो उसको बोलते हैं हम टेटनस, रेबीज, ये सारी किस्में आती हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्किन की वजह से। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्लेसेंटा क्या है, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, ये सब किससे फैलता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द प्लेसेंटा, रूबेला और हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं जो कि नॉट कंटामिनेट होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जैसे व्हीकल बोन ट्रांसमिशन में कौन कौन से होते हैं, एयर बोन, मिल्क बोन, फूड बोन और फोमाइट बोन। फोमाइट बोन मतलब इंस्ट्रूमेंटल और आर्टिकल से जो फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, जो बीमारियां होती हैं वो। वाटर बोन जो वाटर से फैलती हैं, और ब्लड बोन जो ब्लड से फैलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वेक्टर बोर्न डिसीज थ्रू द मॉस्क्यूटो, जैसे कि डिसीज शुड बी एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्क्यूटो। मैकेनिकल मॉस्क्यूटो शुड यूज द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। मैकेनिकल में क्या होता है, मॉस्क्यूटो शुड बी यूज द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। बायोलॉजिकल में क्या होता है, बायोलॉजिकल में डिसीज शुड बी एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्क्यूटो। बायोलॉजिकल में जो डिसीज है वो एंटर कर जाती है इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्क्यूटो, ठीक है। प्रोपोगेटिव में क्या होता है, प्रोपोगेटिव में क्या होता है, प्रोपोगंडा चलता है यहाँ पे, ओनली रेप्लिकेशन, जैसे कि प्लेग नामक बीमारी में होते हैं, ठीक है। जो साइक्लोप्रोपोगेटिव में क्या होता है, साइक्लिक भी चेंज होगा और प्रोपोगेटिव भी होगा। यहाँ पे साइक्लिक भी होगा और प्रोपोगंडा भी होगा। प्रोपोगंडा का मतलब समझो तुम, रेप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है, कॉपीज पे कॉपीज बनती रहेंगी। रेप्लिकेशन एज वेल एज साइक्लिक चेंज इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपोगेटिव। जैसे कि मलेरिया में होता है, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम गम्बूसियाफस का जो यूज करते हैं वो किस में आता है, साइक्लोप्रोपोगेटिव में, ठीक है। अब साइक्लो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साइक्लो डेवलपमेंट में ओनली साइक्लिक चेंज होते हैं, जैसे कि फाइलेरिया में। सर्विलेंस क्या होता है, सर्विलेंस की बात करते हैं तो सर्विलेंस इट इज़ अ ongoing systematic collection of the data, analysis of the data and the interpretation or evaluation of the data, control of the disease and the prevention of the disease is called surveillance। क्या बोलते हैं, is called surveillance, ठीक है। it may be 3 types, active, passive और sentinel, ठीक है। ये 3 तरह का हो सकता है, कौन सा, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, एससीपी एक्टिवली पार्टिसिपेट, गोज टू कम्युनिटी, यानी यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो कम्युनिटी में जाएगा और लोगों से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है। और सेंटिनल में क्या होता है, आइडेंटिफाई द हिडन केस इन कम्युनिटी, आइडेंटिफाई द हिडन केस इन कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि इसमें न्यू भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की बात करते हैं तो हैव द लो पैथोजेनिसिटी, सो इंक्यूबेशन पीरियड आर वेरी लॉन्ग। इसमें जो कहते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है इसका जो
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड आर वेरी लॉन्ग एंड द पैथोज लेवल ऑफ सॉरी हाँ, तो इन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्या होता है, हैव अ लो पैथोजेनिसिटी, यहाँ पे पैथोजेनिसिटी जो होता है वो लो होती है, एंड द इंक्यूबेशन पीरियड आर वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरी हैव द हाई पैथोजेनिसिटी, सो इंक्यूबेशन पीरियड आर वेरी शॉर्ट। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट में होता है सम डिसीज अपीयर इनटू द सेम पर्सन, उसको बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। जैसे कि चिकन पॉक्स में 0% होती है, मीन्स द चिकन पॉक्स नेवर री अगेन, यहाँ पे चिकन पॉक्स अगर एक बार हो गई है तो दोबारा नहीं होती है। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट इट इज़ अ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिसीज, इट इज़ इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन एंड, जैसे कि चिकन पॉक्स 90% लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो विरुलेंस क्या होता है, विरुलेंस में CFR क्या होता है, केस फैटिलिटी रेट, CFR को बोला जाता है केस फैटिलिटी रेट। इट इज आल्सो नोन एज केस फैटिलिटी रेट, इसको विरुलेंस को बोला जाता है केस फैटिलिटी रेट, आल्सो नोन एज केस फैटिलिटी रेट, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ अ किलिंग पावर ऑफ द डिसीज और एजेंट, इसको बोलते हैं लाइजा वायरस। लाइजा वायरस में 100% क्या होता है, किलिंग पावर होती है। इम्यूनिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज़ अ डिफेंस पावर, इट इज़ अ डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट द अगेंस्ट द डिसीज। जो इम्यूनिटी है वो है डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज, ओके। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन को हम डिफाइन करते हैं एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम, उसको कहा जाता है एंटीजन। यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करेगा हमारी बॉडी में तो जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा उसके अगेंस्ट जो हमारा एंटीबॉडी काम करता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं, और जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को इम्यून को स्टिमुलेट करता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। हार्ड इम्यूनिटी क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज कम्युनिटी इम्यूनिटी, do the maximum vaccination in society against the communicable disease and the develop the immunity is called as herd immunity। यानी it is also known as the community immunity, herd immunity को community immunity बोल सकते हैं। do the maximum vaccination in society, यानी जितना हो सके उससे ज़्यादा उतना कहते हैं वैक्सीनेशन कर दो अगेंस्ट द कम्युनिकेबल, जितनी भी फैलने वाली बीमारियां हैं उनके खिलाफ, ठीक है। एंड डेवलप द इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी डेवलप करा दो लोगों में, यानी इंसानों में या फिर मतलब लोगों में या फिर जितनी जो भी चीज़ें उनमें इम्यूनिटी को डेवलप करा दो जिससे वो बीमारियां जो हैं इंसानों में और किसी भी पर्सन में या फिर किसी भी बॉडी में फैल ना पाए, उसको कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। हार्ड इम्यूनिटी, सॉरी। सम डिसीज नॉट प्रोटेक्ट बाय द हार्ड इम्यूनिटी, कौन सी, जैसे कि टेटनस फैलती है, नहीं फैलती। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है प्रोटेक्ट नहीं होती हार्ड इम्यूनिटी से, ठीक है। जैसे अब इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी के दो प्रकार की होती है, एक तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है तुम्हारा इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है तुम्हारा इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब जो बाय बर्थ हमने मतलब मिलती है, जैसे कि इंडिविजुअल है, रेशियल है, स्पीसीज में, और एक्वायर्ड मतलब हमने जन्म के बाद हमने उसको रिसीव किया है, जैसे हमने रिसीव किया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की, एक इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में आता है तुम्हारा इंडिविजुअल, रेशियल और स्पीसीज,
और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है वो भी दो प्रकार की होती है, उसके भी दो फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो भी एंटीजन के खिलाफ एंटीजन, और पैसिव इम्यूनिटी मतलब हमें एंटीबॉडीज। एक्टिव इम्यूनिटी को मानो एंटीजन और पैसिव इम्यूनिटी को मानो एंटीबॉडी, जो कि पड़ी है जब कोई एंटीजन आएगा तब रिस्पॉन्ड करेगी पैसिव इम्यूनिटी, और एक्टिव इम्यूनिटी तुरंत के तुरंत बाहर से बनेगी। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे पैसिव में भी होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो ऑल टाइप जितने भी इन्फेक्शन हैं वो नेचुरल होते हैं, और एक्टिव और एक्वायर्ड और जितनी भी आर्टिफिशियल ऑल वैक्सीन हैं सारी कितनी होती हैं, क्या होती हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती हैं। समझे कि नहीं समझे, दोबारा से समझते हैं। ठीक है, एक तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को एंटीजन मानो और पैसिव इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मानो। एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो प्रकार की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ऐसे ही पैसिव भी होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, अब जो जितने भी प्रकार के जो ओल्ड टाइप जो इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं तुम्हारे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, बाकी जितनी भी वैक्सीन होती हैं वो आती हैं तुम्हारी आर्टिफिशियल जो होती हैं, वो वैक्सीन जो होती हैं जो बनाई जाती हैं उनको हम आर्टिफिशियल ही बोलते हैं। तो ऑल वैक्सीन किस में कंसिडर करते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और जो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, नेचुरल। नेचुरल यानी माँ से जो मिलती है, कौन कौन सी मिलती हैं, आईजीजी और आईजीए। तो आईजीजी और आईजीए क्या है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और आर्टिफिशियल में कौन सा, जो रेडीमेड बनाई जाती है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनोग्लोबिन है, रोगाम इंजेक्शन है, एंटीसेरा है। एंटीसेरा, रोगाम और जो इम्यूनोग्लोबिन है आईजीजी, ये क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट टू develop the resistance defense power against the specific condition। मेनली 3 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं। नंबर 1 लाइव वैक्सीन होती है, और किल्ड वैक्सीन होती है, और सबसे पहले लाइव वैक्सीन की बात करते हैं। लाइव वैक्सीन वॉयल ऑफ द क्राइम, वॉयल ऑफ द क्राइम, इसकी एक ट्रिक है वॉयल ऑफ द क्राइम। ठीक है, तो बी मतलब बीसीजी, ओ मतलब ओपीवी, वाई मतलब येलो फीवर, और लव मतलब लाइव। ठीक है, तो कौन कौन सी वैक्सीन होती है, तो बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर होती हैं लाइव वैक्सीन। टाइफो, ओरल, चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, लाइव और मीजल्स, मम्स और एपिडेमिक टाइफस सब क्या होती हैं, ये होती हैं लाइव वैक्सीन। अभी हम लाइव वैक्सीन की बात कर रहे हैं। चिकन पॉक्स है, रुबेला है, इम्यूनाइजेशन में इन्फ्लुएंजा लाइव है, मीजल्स है, मम्स है, एपिडेमिक टाइफस, और इसके अलावा ये तुम्हारी 4 वैक्सीन ये हैं, बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर। ठीक है, बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, उसके बाद तुम्हारा टाइफो ओरल, चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा लाइव, मम्स, मीजल्स, ये सब आती हैं किसमें, लाइव वैक्सीन में आती हैं। एपिडेमिक टाइफस भी लाइव वैक्सीन में आती है। आगे चलते हैं, तो किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन में है परिचौर्थी दिल्ली में, परिचौर्थी दिल्ली में, परिचौर मतलब आईपीवी, उसके बाद हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी और ए, ये जो वैक्सीन है ये सब किस में आती हैं, किल्ड वैक्सीन है। रेबीज़ वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा किल्ड वाली वैक्सीन, कोलेरा कोवैक्सीन, ये सारी क्या हैं, ये क्या हैं, सारी किल्ड वैक्सीन।
और बाकी आपके पास टाइफी एम है, और दिल्ली में मतलब डीपीटी, और डीपीटी वैक्सीन है। येलो फीवर भी किसमें आती है, किल्ड वैक्सीन में आती है येलो फीवर भी। बाकी बचती हैं एक और तरह की वैक्सीन जिसको बोलते हैं टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड में ट्रिक है, तेरा दीवाना बनूंगा। तो तेरा दीवाना मतलब टी मतलब टेटनस, दीवाना मतलब डिप्थीरिया, और बनूंगा मतलब बोटुलिनम। ठीक है। मोस्ट लिथल टॉक्साइड कौन सा है, बायोटेरियोनिज्म और कैंड फूड पॉइजनिंग, इसको बोलते हैं बोटुलिनियम। ठीक है। सेकंड मोस्ट टॉक्साइड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं हम टेटनस। सेकंड मोस्ट जो टॉक्साइड होता है उसको बोलते हैं टेटनस। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन को कौन सी वैक्सीन है, उसको बोलते हैं हम स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स किसने की, एडवर्ड जेनर ने। कब की, 1796 से 1798 में। एंथ्रेक्स वैक्सीन या रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया। आईपीवी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन होती है। आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। इसको साल का नाम से जाना जाता है, 1954 में आई थी और इसको डिस्कवर किया गया था। ओपीवी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको हम सेविन नाम से जानते हैं। और इसका जो ईजाद हुआ 1957 में, इसको ओरल दिया जाता है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब आया था, 1974 में। इसको हम ईपीआई यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड या ग्लोबल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये 1974 में आया था। ठीक है। एंड इंडिया में कब आया था, इंडिया में आया था 1978 में। इसको ईपीआई नाम से जाना जाता है। जैसे यूनिवर्सल प्रोग्राम अगर कोई आता है तो उसमें कुछ वैक्सीन ऐड होती है, कुछ रिमूव होती है। तो 1985 में यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इसका नाम दिया गया और ये इंडिया में लागू हुआ। तब इस वैक्सीन में मीजल्स को ऐड किया गया और इसको रिमूव किया गया टाइफाइड को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 9 दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो फर्स्ट राउंड आया। 20 जनवरी 1996 में प्लस पोलियो सेकंड राउंड आया। 1997 में वैक्सीन बायल मॉनिटर आया, वैक्सीन बायल मॉनिटर पॉलिसी आया। ठीक है। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो पॉलिसी आया था, उसके बाद ओपन वायल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, 2011 में आया। इसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो किसको किया जाता है, और रिमूव जो किया गया वो किसको किया गया। इंक्लूड का मतलब था जिस वैक्सीन को आप घोल लेते हैं उसको निर्धारित तापमान पर 28 दिन तक रख सकते हैं, और जिस वैक्सीन को आप नहीं घोलते हैं उसको 4 से 6 घंटे के अंदर काम में लेना होता है, अन्यथा उसको डिस्कार्ड करना होता है। क्योंकि अगर कोई वैक्सीन अगर फ्रीज हो गई, अपनी पोटेंशियलिटी खो दी एक बार, तो वो नेवर रीगेन कर सकती, वो कभी भी रीगेन नहीं कर सकती अपनी पोटेंशियल को। तो जैसे अगर किसी वैक्सीन को हम 4 से 6 घंटे के अंदर घोला और उसको यूज़ कर लिया तो सेफ़ है, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड करना होगा। जैसे कि बीसीजी है, मीजल्स है, इन सबको हमें अगर यूज़ में नहीं आई तो 4 से 6 घंटे के अंदर इसको डिस्कार्ड करना होता है, अदरवाइज 4 से 6 घंटे के अंदर इसको यूज कर लो। बीसीजी, मीजल्स और जापानीज एंसेफेलाइटिस। और किस वैक्सीन को 28 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, तो टीटी है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है और पेंटावैलेंट भी है। 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया। इसमें मिशन इंद्रधनुष में 7 कलर वैक्सीन का नाम दिया गया। और इसमें अब जो है इस प्रोग्राम को 12 वैक्सीन यानी 12 वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम में ऐड की गई हैं, इंद्रधनुष प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, और 12 ही
12 ही इसमें जो है 12 वैक्सीनों को इंक्लूड किया गया 12 बीमारियों के खिलाफ। तो सबसे 12 लाइफ थ्रेटनिंग कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया। जैसे कि इसमें भी 7 दे रखी हैं। मेरा डीपीटी पीटीएस तो है मीजल्स यानी मीजल्स है, डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, और इसके अलावा इसमें मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, टोटल 12 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया मिशन इंद्रधनुष में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं। तो इसमें बेनिफिशियरी अप टू कितने होते हैं? 16 ईयर तक के लोगों को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं और कब कब। तो सबसे पहले जो वैक्सीन है एट द बर्थ हम दिया जाता है कौन सी? बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है जिसको बर्थ डोज भी बोला जाता है, ओपीवी वैक्सीन दी जाती है जिसको हम 0 डोज बोलते हैं। तो 4 वैक्सीन हो गई, एट द बर्थ हो गई 3 वैक्सीन, सॉरी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बना लो BOH। क्या बना लो? BOH यानी बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद 6 वीक्स पे कौन कौन सी देते हैं? BCG अगर बर्थ पे नहीं लगी तो दे सकते हैं, इफ़ नॉट गिवन एट द बर्थ इसको। और इसकी डोज कितनी होती है? BCG 0.5 दी जाती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ और अदरवाइज 0.1 ml दी जाती है। 0.05 एट द बर्थ और अदरवाइज 0.1 ml दी जाती है एट द 6 वीक। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 ईयर से ज़्यादा के लोगों बच्चों को इसमें नहीं दी जाती है। ओपीवी वैक्सीन भी दी जाती है 6 वीक पे। कौन कौन सी? बीसीजी अगर नहीं दी है तो ओपीवी फर्स्ट, रोटावायरस फर्स्ट, पेंटावैलेंट फर्स्ट, पीसीबी फर्स्ट और एफआईपीवी फर्स्ट। ठीक है, देखा, तो इसकी ट्रिक हुई BOH, वो जो बर्थ के टाइम दी जाती है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस। और इसकी क्या हो गई? बीसीजी तो जब देंगे तब देंगे, इसकी होती है ओपीवी देंगे इसमें, आरबी देंगे इसमें रोटावायरस, एंड पी भी देंगे यानी पेंटावेलेंट भी देंगे, रोप। इसमें इसकी ट्रिक बना के रखते हैं हम रोप मतलब आर मतलब रोटावायरस, ओ मतलब ओपीवी और पी मतलब पेंटावेलेंट। और A5PV को इसको अलग से याद रखना पड़ेगा। ये भी 6 वीक्स पे दी जाती है। सारी की सारी फर्स्ट डोज दी जाती हैं। सारी की सारी फर्स्ट डोज कब दी जाती हैं? 6 वीक पे। कौन कौन सी? रोटावायरस, ओपीवी और पेंटावेलेंट और A5PV। ठीक है, याद होगा, हो जाएगा ट्रिक। और अगर इफ़ FIVB नॉट गिवन एट द 6 वीक यू कैन गिव डायरेक्टली इन 14 वीक। ठीक है, अब देते किस किस लिए हैं ये भी देख लो। हम जो BCG को देते हैं वो टीबी के लिए देते हैं, हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस के लिए देते हैं, पोलियो को पोलियो, ओपीवी को पोलियो के लिए देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फिर से वही तुम्हारा BCG, पोलियो के लिए ओपीवी, डायरिया के लिए रोटावायरस, डीपीटी वैक्सीन देते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV के लिए। और उसके बाद न्यूमोनिया और पोलियो के लिए दी जाती है डीपीटी। ठीक है, पेंटावेलेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी डोज हम देख लेते हैं। तो डोज क्या क्या होती है? BCG की जो डोज होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है? तो 0.05 ml होती है। और ओपीवी मतलब ओपीवी का तो हम देते हैं 2 ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी का देते हैं 0.5 ml। देते कहाँ हैं? ID यानी इंट्राडर्मल दी जाती है, BCG 15 डिग्री पे और राइट अपर आर्म पे दी जाती है। कब दे दी जाती है? राइट अपर आर्म पे लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाती है। और ये
जो हम हेपेटाइटिस बी देते हैं वो वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दी जाती है और 90 डिग्री पे दी जाती है, ठीक है। और 2 ड्रॉप जो देते हैं रोटावायरस ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। ऐसे ही अगर हमने बर्थ पे अगर हमने नहीं दी BCG तो 0.51 ml दी जाती है उसको वैक्सीन, इंट्राडर्मल दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म पे दी जाती है। और OPV अगर दी है तो ठीक है, OPV देते हैं 2 ड्रॉप, ओरल देते हैं, माउथ के रास्ते देते हैं। ऐसे ही तुम्हारा फिर ये आता है तुम्हारा रोटावायरस में कितनी डोज कितनी होती है, 5 ड्रॉप। सॉरी ये क्या हुआ, हाँ, तो रोटावायरस में कितने ड्रॉप देते हैं, तो 5 ड्रॉप रोटावायरस में देते हैं। ये भी ओरल देते हैं, माउथ के रास्ते देते हैं, ठीक है। और 0.5 ml पेंटावेलेंट देते हैं, IM देते हैं 90 डिग्री पे, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दी जाती है। बाकी अगर FIP देनी है तो मुझे ये 0.1 ml दी जाती 0.1 ml दी जाती है और इंट्रामस्कुलर दी जाती है। FIPB इंट्राडर्मल दी जाती है। FIPB जो देती है इंट्राडर्मल दी जाती है। और जो PCB देते हैं हम न्यूमोकोकल वैक्सीन फर्स्ट, उसको देते हैं हम 0.5 ml IM देते हैं। एक बार दोबारा से समझ लेना, कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो हम जो PCB देते हैं 0.5 ml IM देते हैं, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे देते हैं। जो FIPB देते हैं 0.1 ml देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं 15 डिग्री पे, और इसको हम अपर आर्म पे दे सकते हैं। इफ़ FIPB नॉट गिवन एट 10 कितना, अगर FIPB हमने नहीं दी है कब, 6 वीक्स पे, तो डायरेक्टली हम कब दे सकते हैं, 0.5 ml IPB दे सकते हैं हम 14 वीक पे, ठीक है। उसके बाद हम 10 वीक्स पे जो वैक्सीन देती हैं फिर से रोप लगाते हैं। रोप मतलब रोटावायरस, और रोटावायरस देते हैं, पेंटावालेंट देते हैं और OPV देते हैं, ठीक है। तो ये 10 वीक पे। ऐसे ही 14 वीक पे भी देते हैं, OPV देते हैं, रोटावायरस देते हैं, पेंटावालेंट देते हैं, PCB देते हैं, FIPB सेकंड भी दी जाती है, ठीक है। PCB फर्स्ट हमने 6 पे दी, और बाकी ये PCB सेकंड हमने अब 14 पे देनी स्टार्ट की है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं तो ये 9 मंथ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, मीजल्स लगती है, विटामिन ए लगती है, PCB बूस्टर लगती है, ठीक है। ओनली एंडेमिक स्टेज में अगर देनी है तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस किसको दे सकते हैं हम, यानी गोरखपुर में जो लोग रहते हैं उनको, यहाँ पे ये एंडेमिक स्टेज जापानीज एन्सेफेलाइटिस है ना। तो ये होता है तुम्हारा। अब इसके बाद हम प्रोटेक्शन के लिए अगर हम यूज़ करें तो वैक्सीन है तुम्हारा OPV पोलियो के लिए देते हैं, और 2 ड्रॉप देते हैं ओरल के रास्ते और माउथ के रास्ते। ओरल मतलब माउथ के रास्ते। डायरिया के लिए हम देते हैं तुम्हारा रोटावायरस, और ये 5 ड्रॉप देते हैं, ओरल देते हैं, और ये माउथ के रास्ते इसको भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ये तुम्हारा पेंटावेलेंट सेकंड भी DPT, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, HIV देते हैं, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे देते हैं, ठीक है। और ये भी कब देते हैं, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे देते हैं। उसके बाद हम जो 14 वीक्स पे देते हैं, आपको बताया था कि PCB, OPV, रोटावायरस और FIPB ये सब देते हैं, OPV भी देते हैं, यानी रोप देते हैं, और PCB और FIPB सेकंड देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो 9 मंथ पे देते हैं वो मीजल्स देते हैं, विटामिन ए, और PCB बूस्टर देते हैं। PCB बूस्टर यानी PCB सेकंड हमने 14 पे दी, 6 वीक पे हमने फर्स्ट दी। उसके बाद हम ये मीजल्स के लिए देते हैं, हम मीजल्स और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए, और न्यूमोनिया के लिए देते हैं PCB बूस्टर, ठीक है। और 0.5 ml देते हैं मीजल्स को, SC देते हैं सबक्यूटेनियस पे, अपर आर्म पे दे सकते हैं, और IM देते हैं हम 1 ml यानी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं विटामिन ए, ठीक है। ओरल देते हैं, माउथ के रास्ते दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमोनिया के लिए देते हैं 0.5 ml,
और IM 90 डिग्री पे वास्टर्स लैटरलिस मसल्स पे देते हैं। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस हम देते हैं ओनली एंडेमिक स्टेज में, और ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए देते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस दी जाती है, अपराम पे दी जाती है। बात करें अगर 16 to 24 वीक्स पे 16 to 24 मंथ पे, तो हम यहाँ पे मीजल्स सेकेंड से देते हैं, OPV बूस्टर देते हैं, DPT फर्स्ट यहाँ पे बूस्टर दिया जाता है। OPV बूस्टर और यहाँ पे कौन कौन सी, मीजल्स सेकंड दिया जाता है, OPV बूस्टर दिया जाता है, DPT फर्स्ट दिया जाते हैं। उसके बाद हम इसको देते हैं DPT में से भी अगर बात करें तो T यानी पर्टुसिस को हटा दिया, DT दिया जाता है। तो 5 से 6 साल की उम्र पे दिया जाता है DPT बूस्टर, और 10 साल पे दिया जाता है टेटनस बूस्टर, और 16 साल पे दिया जाता है तुम्हारा टेटनस सेकंड बूस्टर, ठीक है। और बात करें तो इंट्राडर्मल हमें कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, तो इंट्राडर्मल हम देते हैं वैक्सीन FIPV और BCG। FIPV का जो डोज है 0.1 ml, और BCG का भी डोज जो है 0.1 ml। ओरल के रास्ते हम OPV देते हैं, रोटावायरस देते हैं, और विटामिन A देते हैं, ये सब ओरल के रास्ते देते हैं। उसके बाद बात करें तो ये नोज़ के थ्रू एक सिंगल वन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, नोज़ के रास्ते इन्हेलेशन यानी। और सबक्यूटेनियस में हम कौन कौन सी देते हैं, मीजल्स देते हैं और जापानीज एन्सेफेलाइटिस देते हैं। दोनों का डोज देख लो 0.5 ml। बाकी जितनी वैक्सीन हैं ऑल रिमेनिंग वैक्सीन शुड बी गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर और 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की। लोगों के यहाँ पे मेरे पास मैसेज आए हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन को अच्छे से डील करा देना, सो इसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये तो कॉन्ट्रासेप्शन है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सॉरी। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी में होती है, सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ वाले पेशेंट में, HIV में, एड्स में, और किस में होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी ने कराया है तो उनमें होती है, ठीक है, कैंसर के पेशेंटों में होती है। एक्सेप्ट केवल HIV में हम कौन सी दे सकते हैं, BCG वैक्सीन दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो येलो फीवर लगा सकते हैं, ठीक है, साफ लिखा है कि लगा सकते हैं, ठीक है, बट कॉन्ट्राइंडिकेट है, बचा जाए तो बचा जाए, ठीक है। किल्ड वैक्सीन को हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर किल्ड वैक्सीन में हमें हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डोज अगर एलर्जिक है तो नहीं देनी है। फीवर में बोथ टाइफो ओरल और टाइफो एम दोनों साइमल्टेनियसली नहीं दे सकते फीवर में, ठीक है, दोनों देनी ही नहीं है फीवर में। अगर फीवर है तो टाइफो ओरल और टाइफो एम नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद अगर कोलेरा की बात करें, एक मिनट, सॉरी, हाँ, उसके बाद अगर कोलेरा की बात करें तो कोलेरा और येलो फीवर नॉट बी गिवन साइमल्टेनियसली। कोलेरा और येलो फीवर को हम दोनों को साथ साथ नहीं दे सकते, ये भी एक पॉइंट है। एज अगर ग्रेटर देन 6 ईयर्स है तो पर्टिशस यानी नहीं दे सकते, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कराती है। एग से एलर्जिक है तो नियोमाइसिन नहीं दे सकते, जेलेटिन नहीं दे सकते। और बात करें अगर MMR की तो मीजल्स, अगर एक्स एलर्जी है तो मीजल्स यानी मीजल्स में MMR में मीजल्स नहीं दे सकते, IPV नहीं दे सकते, ठीक है। और वेट अगर लेस देन 2 kg है तो हेपेटाइटिस बी भी कॉन्ट्राइंडिकेट है, नहीं देना होगा, ठीक है। अगर वेट लेस देन 2 kg है तो हेपेटाइटिस बी शुड नॉट बी गिवन, ओके। आगे चलते हैं तो साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। GB सिंड्रोम अगर किसी को है तो किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या कराती है तो वो GB सिंड्रोम करा सकती है। और अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा लाइव क्या करा सकती है तो फीवर अर्टिकारिया इससे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक रोटावायरस की बात करते हैं। जो रोटावायरस है वो क्या करा सकती है, गैस्ट्राइटिस करा सकती है। और वैक्सीन एसोसिएटेड न्यूमोनिया कौन सी करा सकती है,
ये कराती है OPV थर्ड VAP करा सकती है, यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो करा सकती है ये। और ब्रेकियल न्यूराइटिस कौन करा सकती है? टेटनस से ब्रेकियल न्यूराइटिस हो सकता है, ठीक है। वह आगे चलते हैं हाइपरटेंसिव अगर है तो कोई, तो DPT और हेपेटाइटिस बी करा सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीजल्स कराती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट के नंबर कम हो जाते हैं। TSS क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। कोविड-19 क्या कराती है? तो ये कराती है कोगुलोपैथी। ये क्या कराती है? कोगुलोपैथी या कोगुलेशन कराती है। कोविड-19 का ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। BCG की बात करते हैं तो सबसे पहले तो BCG सबसे पहले तो BCG को हम बैसिलस कालमेट ग्वारिन के नाम से जानते हैं। डोज होती है 0.1 ml और 0.1 ml एट द 1 ईयर, और द लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। एट द बर्थ देनी है तो 0.05 ml दो, ठीक है। प्रिवेंशन किससे करती है? ट्यूबरक्लोसिस से करती है, लेप्रोसिस से, ब्लैडर कैंसर से भी बचाती है। ये कौन सी वैक्सीन है? ये वैक्सीन है BCG वैक्सीन। कितने फ़ायदे हैं, ठीक है। और डाइल्यूट किस में करा जाता है इसको? नॉर्मल सलाइन में इसको डाइल्यूट किया जाता है। किसको किया जाता है नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट? तो BCG को किया जाता है। तो यूज़ करना होता है 4 से 6 घंटे के अंदर यूज़ करना होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखना होता है। इसका स्ट्रेन की बात करें तो डेनिस 1331 होता है। पल्मोनरी में 0% कारगर होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में 50 to 80% कारगर होती है। और ये लीव यानी एक लाइफ टाइम स्कार छोड़ देती है। कब छोड़ती है इसकी भी बात करते हैं। तो पस्ट्यूल बनता है 2 से 4 वीक में, पस्ट्यूल बन जाता है 2 से 4 वीक में, पस्ट्यूल बन जाता है। परमानेंट स्कार 6 से 12 वीक में छोड़ देती है। और मोन्टॉक्स पॉजिटिव आता है 8 से 14 वीक में। मोन्टॉक्स पॉजिटिव कब आता है? 8 से 14 वीक में मोन्टॉक्स पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। BCG शुड नॉट बी गिवन ग्रेटर देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है। पेंटावेलेंट की बात करते हैं तो पेंटावेलेंट में क्या होता है? इट इंडिकेट द 5 मतलब पेंटा मतलब 5। तो ये 5 बीमारियों को रोकती है। कौन सी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, HIV मतलब ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। सिंगल प्रिक 5 डोजेस, ठीक है। इफ एज लेस देन 3 ईयर ऑल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी गिवन एट द वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। अगर कोई भी बच्चा अगर 3 साल से कम का है तो सारे इंजेक्शन कहाँ दिए जाते हैं? वास्टस लैटरलिस मसल्स पे देते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी गिवन मोर देन 1 ईयर, इट शुड नॉट बी गिवन मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और ये 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को पेंटावेलेंट भी नहीं दी जाती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात कर लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी में होता है बर्थ डोज शुड बी गिवन एट 12 to 24 आवर्स के अंदर। अगर बर्थ डोज की बात करें हेपेटाइटिस बी में तो 12 से 24 घंटे के अंदर दे देनी चाहिए। टू प्रिवेंट किसके लिए दी जाती है? टू प्रिवेंट द पेरेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है। पेरेंटल ट्रांसमिशन यानी जो बच्चे से माँ में और माँ से बच्चे में और ना आए उससे, या माँ बाप से बच्चे में ना आए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए। तो डोज क्या होती है? कब कब देनी होती है? 0, 1 और 6 मंथ पे दे सकते हैं हम। पेंटावेलेंट की हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की 0, 1 और 6 मंथ तक दे सकते हैं। तो किल्ड वैक्सीन होती है और ये 0.5 ml देते हैं और ये 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री पे दिया जाता है। और PCV की बात करें तो PCV का फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन न्यूमोनिया के प्रोटेक्शन के लिए देता है। इट इज़ यूजफुल इन द स्प्लिनोमेगैली, यानी 0.5 ml दिया जाता है। किसके लिए? IM दिया जाता है 0.5 ml। जो PCV दिया जाता है IM दिया जाता है 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पोलियो के लिए OPV वैक्सीन दिया जाता है। इसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन और ये 7 नाम से जाना जाता है। इसको क्या
जैसे 7 नाम से इसको जाना जाता है। 5 डोज गिवन इन दिस शेड्यूल, शेड्यूल में कितनी डोज दी जाती हैं? 5 डोज दी जाती हैं। कौन कौन सी दी जाती हैं? एट द बर्थ दे दो, 6 वीक पे दे दो, 10 वीक पे दे दो, 14 वीक पे दे दो, 6 to 24 वीक्स पे दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो डोज होती है 2 ड्रॉप्स होती है, ओरल दी जाती है, माउथ के रास्ते दी जाती है। मोस्ट हीट सेंसिटिव अगर कोई वैक्सीन है तो उसको किस बोला जाता है? ओपीवी वैक्सीन, ठीक है। आईपीवी की बात करते हैं तो आईपीवी मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन साल के नाम से जाना जाता है। फील्ड वैक्सीन है, 0.5 ml दिया जाता है। 90 डिग्री पे IM दिया जाता है। सिंगल डोज गिवन एट द 14 वीक, अगर सिंगल डोज देनी है तो कब? 14 वीक पे दिया जाता है। और FIPV क्या होता है? FIPV को बोलते हैं फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। FIPV इज़ अ लो डोज ऑफ द IPV। ये FIPV क्या है? लो डोज है IPV की, ठीक है। डोज 0.1 ml दी जाती है। इंट्राडर्मल दी जाती है, 15 डिग्री पे दी जाती है। कहाँ पे? इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे। कहाँ दे सकते हैं? लेफ्ट अपर आर्म पे दे सकते हैं। ये कब दे सकते हैं? 6 वीक्स पे दे दो, 14 वीक्स पे दे दो, 9 मंथ पे दे दो, ठीक है। मीजल्स क्या होता है? मीजल्स के लिए हम जो वैक्सीन देते हैं वो क्या देते हैं? मीजल्स नाम की वैक्सीन देते हैं। सॉरी, ये देते कब हैं? 9 मंथ पे देते हैं। तो लाइव वैक्सीन दिया है। जो मीजल्स है वो कौन सी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। ये स्टेराइल वाटर में इसको डिजोल्व किया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? सबक्यूटेनियस में। सबक्यूटेनियस कहाँ दिया जाता है? 45 डिग्री पे दिया जाता है। अपर आर्म पे दे दो इसको, ठीक है। अपर आर्म पे दे सकते हैं हम इसको। यूज़ विद इन 4 to 6 आवर्स में, 4 to 6 आवर्स में इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल डोज ऑफ 90% इफेक्टिव एंड द डबल डोज इज 99% इफेक्टिव होती है मीजल्स की, ठीक है। गैप इन बिटवीन द टू डोज ऑफ 2 डोज तो 6 मंथ का गैप होना चाहिए। किसमें? मीजल्स में। SC दिया जाता है, स्टेराइल वाटर में डिजोल्व किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। स्टेराइल वाटर में डिजोल्व किया जाता है, 4 से 6 घंटे के अंदर यूज़ करना होता है। सबक्यूटेनियस दिया जाता है, 45 डिग्री पे दिया जाता है। अपर आर्म पे दिया जाता है। सिंगल डोज 90% इफेक्टिव होती है और जो डबल डोज होती है 99% इफेक्टिव होती है। दो डोज के बीच का जो गैप होता है वो 6 मंथ का गैप होता है, ठीक है। विटामिन ए की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, इसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से अगर ये नहीं दी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस से ये प्रिवेंट करती है विटामिन ए। जो है रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फर्स्ट डोज कब दी जाती है? फर्स्ट 9 डोज दी जाती है और ये गैप इन बिटवीन 2 डोज एट द 6 मंथ का गैप होता है। लेकिन फर्स्ट डोज हम देते हैं 9 मंथ पे। और विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज जाती है वो 1 लाख या 1 ml 1 लाख की इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml दी जाती है, ठीक है। 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 1 ml दी जाती है। किसकी? विटामिन ए की डोज दी जाती है, विटामिन ए की डोज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं मतलब लास्ट 5 ईयर्स रिमेनिंग टू, जो लास्ट डोज जाती है वो 5th ईयर पे जाती है, यानी 60 मंथ पे बराबर 60, हाँ। और 60 रिमेनिंग 2 ml और सारी डोज, फर्स्ट डोज के अलावा सारी डोज जाएगी 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और अर्ली साइन जो दिखेगा इसकी कमी से वो दिखेगा जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया मतलब आँखों में ड्राइनेस का पता होना है, ठीक है। और अर्ली सिम्टम क्या होता है? अर्ली सिम्टम होता है जो मरीज बोलेगा, मरीज मतलब सिम्टम बोलता है, साइन हमें खुद दिखता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो अर्ली दिखेगा पेशेंट को वो दिखेगा नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस दिखेगा, ठीक है। और क्लासिकल साइन की बात करें तो वाइट डॉट साइन दिखेगा, वाइट डॉट स्पॉट बोला जाता है।
और 9 मंथ पे फर्स्ट लैक इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। 18 मंथ पे फिर नेक्स्ट डोज जाती है 18 मंथ पे, यानी फर्स्ट डोज जो जाती है वो जाती है तुम्हारी 9 मंथ पे, एंड सेकंड डोज जाती है 18 मंथ पे, थर्ड डोज जाती है तुम्हारा 24 मंथ पे। यानी फिर कहते ना 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6×8 = 48, 6×9 = 54, 6×10 = 60। तो टोटल कितनी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। 5 मंथ ईयर तक दी जाती है। फर्स्ट डोज 9 मंथ पे दी जाती है, एंड नेक्स्ट डोज जो दी जाती है और जो 9 मंथ पे दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी रिमेनिंग हैं वो सारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती हैं, और 2 ml इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगली है डीपीटी, यानी डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ठीक है, एडजुवेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट डेट इंक्रीज द इम्यूनोगोरिसिटी, उसको बोलते हैं एडजुवेंट। ठीक है, ये कार्य को और बढ़ा देता है। इट्स शुड नॉट बी गिवन एट द वटक रीजन बिकॉज इट इज कंटेन द एडजुवेंट, ये एडजुवेंट कंटेंट होता है, इसलिए टीपीटी को हम बटक रीजन पे नहीं दे सकते। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम का हम इसमें यूज करते हैं, या एल्युमिनियम फॉस्फेट का। ठीक है, कोविड-19 की बात कर लेते हैं। तो कब आई थी वैक्सीन? आई थी 1/1/2021 में आई थी। स्टार्ट टू गिवन 16 जनवरी 2021 में। सबसे पहले किसको दी गई थी? एम्स दिल्ली का सैनिटरी वर्कर था, मनीष कुमार नाम का स्टाफ था। ठीक है, और किसको स्टार्ट टू गिवन 16 जनवरी 2021 को दी गई थी। ठीक है, 100 करोड़ का जो डोज है वो कब पूरा हो गया था? 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ पूरा हो गया था। और 200 करोड़ का जो आंकड़ा था वो कब पार कर लिया था? 17 जुलाई 2022 को। इसमें हमने मात्र एक ही साल में 200 करोड़ वैक्सीन डोज यानी लगवा दी गई थी। ठीक है, और बेडसोर क्लीनिंग के हम कैसे क्लीन करते हैं? तो आउटर टू इनर, बेडसोर को हम आउटर टू इनर क्लीन करते हैं, याद रखना, काम देगा। कोविशील्ड वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, और इसमें चिंपैंजी एडिनो वायरस को यूज किया गया था। डोज देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे देते हैं, और गैप इन बिटवीन द 2 डोज एट द 84 to 112 डेज। और द सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इसको डिस्कवर किया था। स्टोरेज करते हैं 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको स्टोरेज करते हैं। किसको? कोविशील्ड वैक्सीन को। ठीक है, थर्ड डोज जो दी जाती है बूस्टर डोज, वो देती है आफ्टर 9 मंथ। तो कोवैक्सीन होती है जो उसको हमने यूज किया एज अ किल्ड वैक्सीन, और किल्ड वैक्सीन को तो हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोला जाता है। डोज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है कोवैक्सीन भी। गैप इन बिटवीन द 2 डोज 28 से 42 दिन, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज़ करते हैं। और कोरोना वायरस इसमें यूज़ किया गया था। 2 डोज दी जाती हैं, और डिस्कवरी की थी इसकी भारत बायोटेक ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? भारत बायोटेक ने। इसका जो स्ट्रेन था वो था VV152, और सॉरी इसका जो और इसका स्ट्रेन था NIV 2020770। ठीक है, एडजुवेंट इसमें यूज़ किया गया था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और पीएच को मेंटेन कौन करता है? फॉस्फेट सलाइन बफर। बीपीएम की बात करते हैं, तो बीबीएम क्या है? तो बीबीएन इज़ अ वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, इसमें एक इनर चिप लगी होती है जिसका कलर वाइट होता है, और अगर वाइट है और जो आउटर है वो उसका होता है लाइट ब्लू। अगर बोथ दोनों सेम हैं तो वैक्सीन को नहीं दिया जाता, इनर और आउट, और अंदर वाला डार्क है तब भी नहीं दिया जाता। अगर इनर वाला तुम्हारा हल्का डार्क है, सॉरी इनर वाला ब्लू है और लाइट ब्लू है इनर वाला, और लाइट ब्लू है इनर वाला, और आउटर वाला तुम्हारा वाइट है तो दे सकते हैं। और इनर वाला अगर तुम्हारा सर्कल जो इनर वाइट है और लाइट
लाइट ब्लू है कौन सा, तुम्हारा इनर वाला, तो उसको हम दे सकते हैं, ठीक है, वैक्सीन को। आउटर सर्कल ब्लू होता है, इनर सर्कल वाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देखेगा, आउटर सर्कल जो होता है वो ब्लू होता है, इनर सर्कल वाइट होता है, जो हीट इनएक्टिवेटेड हीट सेंसिटिव चिप है। तो इनर अगर वाइट है, आउटर वाला ब्लू है, दे सकते हैं। इनर वाला लाइट ब्लू है, आउटर वाला ब्लू है, तो दे सकते हैं। इनर वाला ब्लू है मतलब डार्क ब्लू है और आउटर वाला ब्लू है, तब नहीं दे सकते। और इनर वाला अगर ये दोनों अगर सेम है तो भी नहीं देना, और आउटर वाला मतलब ब्लू है और इनर वाला डार्क ब्लू है, तब भी नहीं दे सकते, ठीक है। इफ़ वैक्सीन लोज द टेम्परेचर देन नेवर रीगेन, ये तो बताया था, अगर पोटेंशियलिटी अगर एक बार खो दी तो दोबारा उसको प्राप्त नहीं हो सकती है, दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। मेंटेन करने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। मॉनिटर डायल थर्मामीटर 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। पीएचसी पे यूज़ करते हैं। मिनिमम कोल्ड चेन फेलियर, मैक्सिमम जो कोल्ड चेन जो फेलियर होती है वो होती है विलेज लेवल पे और सब सेंटर पे, ठीक है। विलेज लेवल पे और सब सेंटर लेवल पे हम यूज़ करते जो है मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। EEFO का फुल फॉर्म होता है अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट, अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्लीन जो होता है वो मंथली किया जाता है। टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। मेंटेन गैप बिटवीन द बिटवीन द बॉक्सेस फॉर एयर सर्कुलेशन। वैक्सीन कैरियर में और डे कैरियर में क्या होता है, वैक्सीन कैरियर में होते हैं 4 आइस पैक और डे कैरियर में होते हैं 2 आइस पैक। वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक और डे कैरियर में होते हैं तुम्हारे 2 आइस पैक। डीप फ्रीजर जो यूज़ करते हैं कहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा अब हम इसको यूज़ कहते ना, हीट जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, फ्रोजन रेजिस्टेंस होती हैं, उनको सबसे पहले हम बात करते हैं। उसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं। ओए मैं भी पीएचडी था, ओए मैं भी पीएचडी था। ओए मतलब ओ मतलब ओपीवी, वाई मतलब येलो फीवर, मीजल्स, बीसीजी और पेंटावेलेंट, और उसके बाद हेपाटाइटिस बी और डीपीटी और टेटनस। सबसे ऊपर आएगा टेटनस। जो ऊपर है वो मोस्ट फ्रोजन सेंसिटिव है, हीट रेजिस्टेंस है, यानी हीट में अगर हीट को किसी से रुकवाना है, हीट में कौन सी का मतलब रख सकते हैं, तो वो है तुम्हारा टीटी। और कहते हैं तुम्हारा अगर फ्रीज में कौन सी रख सकते हैं, तो फ्रोजन सेंस हाँ, तो फ्रीज में कौन सी रख सकते हैं, तुम्हारा ओपीवी रख सकते हैं। ओए मैं भी पीएचडी था, ओपीवी, येलो फीवर और मीजल्स और वीसीजी, पोलियो, पेंटावेलेंट और डिप्थीरिया और टेटनस, ठीक है, ये होती है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अभी काउंट करेंगे। हाँ, पूरा का पूरा हम आपको वादा करते हैं कि पूरा का पूरा आपको CHN हम कराएंगे, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीडियो में, या फिर एक वीडियो और लगेगा, पूरा तुम्हारा CHN कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको कुछ भी अगर जैसा भी आप फील करते हैं वीडियो को देखकर, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।